स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करती हूँ कि भाई आप सभी होंगे बहुत अच्छे और आज MIQs के लिए आप वेट कर रहे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहाँ पर मैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सब कवर कराने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी ले लेते हैं हमारे इस प्यारे से चैनल को लेकर। यदि क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा आप किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए बेटा आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। यदि इन 5 में से किसी भी स्टेट से आप हैं तो आप अपने स्टेट बोर्ड से ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं और यस, आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि मैम क्लासेस हमको कैसे मिलने वाली हैं, तो वो मिलेंगी आपको बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम आपका कवर कराएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारे सेक्शन आपको मिलेंगे। आपके उस चैप्टर का हर एक पार्ट आपको अरेंज फॉर्मेट में मिलेगा। एंड लास्ट आते हैं कि मैम इनके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, तो सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण तथा दर्पण से परावर्तित किरण के पथ का यहाँ पर आरेख खींचना है बेटा हमको, और इस आरेख में आपतित कोण तथा परावर्तित कोण को हमें अंकित करके बताना है। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है, कोई थ्योरी नहीं है इसकी, सिंपली आपको जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा करते हुए चलना है। तो चलो हम कर देते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं भैया, पहली बात तो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। एक उत्तल दर्पण के जो मुख्य अक्ष है ना बेटा, यानी कि जो प्रिंसिपल अक्ष है, इसके समांतर यानी कि पैरेलल आपतित किरण तथा दर्पण से परावर्तित किरण के पथ यानी मार्ग का आपको आरेख बताना है। ओके, पता है कैसे बनेगा, तो आपको ये तो पता ही होगा। भैया सुनो, अगर हम बात करें हमारे उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण जो है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। इसको हम अंदर के इस साइड से यहाँ से क्या कर देते हैं, पॉलिश, है ना, क्योंकि ये यहाँ से पॉलिश होता है। लाइट रेज, प्रकाश की किरण तो डाइवर्ज होती है ना, इसमें यहाँ से आएंगी ऐसे, यहाँ से आएंगी ऐसे, ऐसा चलता है। अच्छा, हमसे बोला है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष कहाँ है बेटा, इसका मुख्य अक्ष ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। और क्या क्या बोला है तो सुनो, और मैं आपको चीजें बता दूं, यहाँ पर इसका पोल होगा, यहाँ फोकस होगा, और ये इसका क्या होगा बेटा, वक्रता केंद्र। तो मैंने आपको क्या बोला, ये पोल है, फोकस है, और ये आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है एज इट इज हम वैसा कर देते हैं कि आपसे बोल रहे हैं कि लाइट रेस, प्रकाश की किरण, वो मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये ऐसी आई और ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से डाइवर्ज होने का ही तो काम करेगी ना। अरे भाई, ये ऐसी आएगी और ये यहाँ से डाइवर्ज होने का ही तो काम करेगी ना। चलो भाई, तो अब पहले तो इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं। चलो, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसमें आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण बतानी है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ से ये इससे जाती हुई प्रतीत होगी, ध्यान रखना, और इनके बीच में यहाँ इसका क्या होगा, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ओके, अब ये इनके बीच में नॉर्मल यानी कि अभिलंब है, तो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके बीच में बनेगी ये कौन सी किरण है, तो ये यहाँ से जो सीधी गई है बेटा, ये हो जाएगी आपतित किरण। कौन सी किरण है भैया, ये होगी आपतित किरण। और जब ये दर्पण से टकराई और ऊपर डाइवर्ज हो गई, तो ये वाली हमारी कौन सी किरण है बेटा, तो ये होगी परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी, तो ये होगी परावर्तित किरण। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ये यहाँ पर कोण बनाएगी और एक यहाँ पर कोण बनेगा, समझ रहे हो। तो हमने देखा यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी ये आपतन कोण होगा,
और यहाँ पर कौन सा कोण होगा? सो वो होगा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। और यहाँ से एक सीधी काल्पनिक रेखा जो है आपको जाती हुई दिखाई दे रही होगी। तो मैं अब आपको बता दूं, यही इसमें पूछा था जो हमने यहाँ पर देखा, जो हमने बनाया। लिखना चाहते हो तो ये हमारा क्या होगा भैया? तो ये है हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण है? तो ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, जो कि आपतित कोण यहाँ पर लिखा है वो भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा बेटा? परावर्तन कोण, ठीक है, या हम इसे परावर्तित कोण भी बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? किरण जाली, आपतन कोण, परावर्तन कोण सब हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये अति लघु उत्तरीय में था, बहुत सिंपल सा था। मैं चाहती तो बिल्कुल 1 मिनट में बना के बता देती, पर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए मैंने आपको इसका हर एक सेक्शन एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया ध्यान से देखेंगे, है ना। और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो सुनो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है यदि PA यहाँ पर कितना देकर रखा है? 10 सेंटीमीटर देकर रखा है। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम हमें देकर रखा है, जिसके आधार पर हमें बताना है। और डायग्राम देखने से एक चीज हमें पता चली है कि दर्पण हमारा कौन सा दर्पण है। सो ये दर्पण हमारा एक गोलीय अवतल दर्पण है, ठीक है ना। सो ये हमारे सामने एक गोलीय दर्पण है, जहां हमने क्या देखा कि भैया इसमें हमें वक्रता त्रिज्या क्या है ये बताना है। क्यों? क्योंकि ये P से लेकर A तक तो हमें पता ही है। ये P से लेकर A तक तो हमें पता चल गया है कि हमारी जो है हमारी जो फोकस दूरी है वो कितनी देकर रखी है? 10 सेंटीमीटर देकर रखी है। ओके, ये कहानी हमें पता है। ओके, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वक्रता त्रिज्या को, यानी कि R को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 2F होता है। सो 2 मल्टीप्लाई हम 10 कर देंगे और ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? सो वक्रता त्रिज्या हमारी जो है भैया वो निकल कर आ जाएगी कितनी? सो वो निकल कर आएगी 20 सेंटीमीटर। सो यस, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो हमें इस क्वेश्चन में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई थी, तो हमने देख लिया कि यदि P से A तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया और फॉर्मूला लगा के हमें पता चला कि ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम, ये रहा हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि भैया किसी बिंब तथा उत्तल लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, आपको ऐसा पढ़ के लगे कि भाई मैम मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रीड करो, ना समझ में आए फिर करो, कम से कम 3 से 4 बार हमें क्वेश्चन को बेटा रीड करना होगा। समझो, इसकी भाषा बहुत आसान है। किसी बिंब बोले तो बेटा ऑब्जेक्ट की बात चल रही है, वस्तु की बात चल रही है। सो किसी बिंब यानी वस्तु तथा उत्तल लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उसके रियल इमेज के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए भैया? ये होनी चाहिए फोकस दूरी की 4 गुनी। तो न्यूनतम दूरी जो है इसकी 4 गुनी होनी चाहिए। अर्थात जब बिंब यानी वस्तु को किसी एक वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो दूसरे वक्रता केंद्र पर बनता है। किस पर? दूसरे वक्रता केंद्र पर। अब आप ये मत कहना कि मैम इसमें 2 वक्रता केंद्र होते हैं। जी हाँ होते हैं। उत्तल लेंस है ना बेटा, उत्तल लेंस तो ये ऐसा होता है। और ये ऐसा क्यों है? तो हमने ये भी जाना है, क्योंकि भैया जो लेंस होते हैं ना वो 2 गोले का क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। तो इसके 2 वक्रता केंद्र होंगे। कैसे होंगे? ये इसका एक पॉइंट है ना, ये यहाँ पर, और ये इसका एक पॉइंट यहाँ पर एक्चुअली में ये पॉइंट नहीं है, ये हमारा C1 है, ये C2, या हम इसे 2F1 2F2 के नाम से जान सकते हैं। क्लियर? चलिए भैया, तो ये थी कहानी जो हमने यहाँ पर जानी है 2 वक्रता केंद्र की। किसी बिंब तथा उत्तल लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सो न्यूनतम दूरी की बात करें सो ये कितनी होनी चाहिए? फोकस दूरी की 4 गुनी 4F होनी चाहिए। अर्थात जब बिंब को यानी वस्तु को एक वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब दूसरे वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आप सभी के सामने।
क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4? तो सुनो, स्नेल के नियम को लिखने के लिए कहा जा रहा है, किसके नियम को? स्नेल के नियम को लिखने को कहा जा रहा है। क्या कहता है ये स्नेल का नियम? तो अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार हमने जाना था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है। अर्थात जिसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ज्या ही कैसी होती है, इनका ये नियतांक होती है यानी कि कांस्टेंट होती है। सो स्नेल का नियम किससे संबंधित है? सो भैया ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किससे है भैया? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से बेटा इसका रिलेशन है, इसका संबंध है। सो हमने जान लिया स्नेल के नियम को लिखने के लिए कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है? नियतांक होता है, जिसे हम कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप सभी के सामने। आधे लघु उत्तरीय प्रश्न का एक और क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, पहली बात तो दर्पण कौन सा है? ठीक है भैया, अवतल दर्पण है। और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है? वर्चुअल आभासी, सीधा है, आवर्धित। आवर्धित बोले तो बेटा क्या बोलेंगे आप? बड़ा प्राप्त होता है। बिंब दर्पण के सामने कहाँ रखा हुआ है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है भैया, हमें यहाँ पर एक प्रॉपर डायग्राम बना के इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम डायग्राम बना के इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, पर पहले पूरी कहानी जानेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दर्पण कैसा होना चाहिए? बेटा अवतल होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या बोला है कि इमेज कैसी होनी चाहिए? आभासी। लेकिन मैम आपने हमें ऐसा पढ़ाया था? जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि भैया अवतल दर्पण में 6 तरीके की इमेज बनती हैं, जिनमें से बेटा 5 तरीके की आभासी होंगी और एक तरीके से कैसे होंगी, 5 तरीके की वास्तविक होंगी और एक कैसी होगी? आभासी। ये उसी एक कंडीशन की बात कर रहे हैं जहां पर इमेज आभासी होगी। बिल्कुल सही कहा है, सीधी होगी, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन में कैसी थी? उल्टी थी। और लास्ट कंडीशन में इसमें कैसी होगी? सीधी, आभासी और यस वस्तु से बड़ी होगी यानी कि आवर्धित होगी। चलो जानते हैं कैसे। तो ये तो हमने जान लिया क्वेश्चन। अब बिना दर्पण के सामने रखा हुआ, बिंब दर्पण के सामने रखा हुआ है, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए हमें किरण आरेख खींच के बताना है। तो सुनो, जब बिंब कहाँ पर रखेंगे भाई? हम कहाँ पर रखने को बोल रहे हैं? अगर हमें ये इमेज देनी है ना, तो हम उस बिंब यानी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये है हमारा अवतल दर्पण। यहाँ से मैंने इसे क्या कर लिया है भैया? पॉलिश कर लिया है। ओके ओके ओके, और मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ जाती हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा? अब यहाँ पर ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, जो ऐसे जा रहा है। ठीक है, सारी चीजें पुट कर लो। ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा क्या होगा? पोल। हमारे लिए इस कंडीशन में हमें इमेज कैसी बन रही है? आभासी होगी, मतलब दर्पण के इस साइड होगी। सीधी होगी, मतलब दर्पण के इस साइड यहाँ कहीं होगी। वस्तु से कैसी होगी? बड़ी। ये कंडीशन जो हमें देकर रखी है, उसके आधार पर हम वस्तु कहाँ रख दें? तो देखो भाई, वस्तु कहाँ पर रखाएगी? तो वो रखाएगी फोकस और पोल के बीच में। जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो सुनो, लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ये किससे होकर जाएगी? तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधी गई और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट को। हाँ जी, सो ये ऐसे जाएगी और ये हमारे उसी से रिफ्लेक्ट होकर पीछे की तरफ यहाँ से होकर गुजर जाएगी। अब हमने देखा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना भैया, वो कहाँ पर बनेगा? सो ये हमें जो है वो यहाँ पर भैया बनता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। सो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो जो है आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। वस्तु का प्रतिबिंब छोटा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? बड़ा होगा। सारी कंडीशन जान ली हमने, सारी कंडीशन देख ली। क्या आप सभी को मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गई? तो हमने जाना कि हम बिंब को कहाँ रख देंगे?
फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो हमें आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा अवतल दर्पण में, हमें सीधा प्रतिबिंब मिल जाएगा। और कैसा मिल जाएगा? तो वो हमें मिल जाएगा कैसा? आवर्धित, बड़ा, सीधा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के साथ आपको ये बनाना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। अगला एक और क्वेश्चन ये हमसे अति लघुत्तरी में ही पूछा है, चलो जानते हैं। किसी प्रकाश किरण का पथ यहाँ पर बताना है जब वह भैया वायु से जल में जाए और जल से वायु में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो सुनो, इसकी थ्योरी इसमें है नहीं, मैं आपको खुद से इसके बारे में पूरा लिख के बताऊंगी। तो जब भी प्रकाश की किरण, पहले तो हम इसे बना लेते हैं कि अगर ये हमारा क्या है भैया, तो हमने देखा कि हमारे लिए प्रकाश के अपवर्तन में होने चाहिए क्या? 2 माध्यम। ठीक है भैया, तो 2 माध्यम होने चाहिए। अब हमने देखा कि मान लेते हैं कि ये वाला माध्यम हमारा कैसा है बेटा? विरल है, और ये वाला माध्यम मान लेते हैं कैसा है? सघन है। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाती है? विरल से सघन में जाती है, तो ये ऐसी गई, जानी भी कैसी चाहिए थी? ऐसी। लेकिन जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझे कि नहीं? किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुकती है। ये कब होगा? विरल से सघन माध्यम में होगा। चलो अब हम एक काम करते हैं, ऊपर कर देते हैं सघन माध्यम और वहीं नीचे क्या कर देती हूँ बेटा मैं? विरल माध्यम। अब हमने ऐसा किया तो क्या होगा? तो हमने ये जाना, क्या जाना कि ये हमने माध्यम के लिए एक रेखा खींची, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा होगा क्या भैया? तो ये है हमारा अभिलंब, नॉर्मल अभिलंब। प्रकाश की किरण हमने यहाँ से इस प्रकार से जो है इसे गुजारी है। देखो भैया, जानी कैसी चाहिए थी? ऐसी, लेकिन इस बार क्या अलग हुआ? सो अब तो ये अभिलंब से दूर हट गई। किससे? इस अभिलंब से दूर हट गई। कारण क्या था? सो भैया जब ये यहाँ पर आई थी तो कारण ये था कि विरल से सघन में आने के कारण ऐसा हुआ। अभिलंब से दूर इसलिए हटी क्योंकि ये सघन से विरल में गई। ठीक है, तो हमने देखा वायु से जल, मान लेते हैं विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम जहाँ पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। यहाँ पर लाइट इजीली ट्रेवल करती है, इसमें नहीं करती है, स्लो हो जाती है, तभी ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो हमारी ये पहली वाली कंडीशन से मैच हो रहा है, वायु से जल। तो हमने देखा जब भी कोई प्रकाश की किरण है ना वायु से भैया किस में? जल में जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? अर्थात, है ना, हम क्या बोल सकते हैं? अर्थात विरल से सघन में जाती है बेटा। विरल से अगर मैं आपसे बोलूं सघन में जाती है तो क्या होगा? सिंपली हम बोलेंगे अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ओके, चलिए भैया, अभिलंब की ओर झुकती है, हमने इसे यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हमने देखा जल से वायु में अगर ये गई तो फिर क्या होगा? तो सुनो, अगर ये बेटा जल से वायु में जाती है ना, जैसे ये सघन माध्यम था, अब जल से वायु में आएगी तो क्या होगा? तो हमने देखा अर्थात क्या होगा? तो ये सघन से विरल में जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि सघन से किस में जा रही है? विरल में जाएगी। और फिर इस स्थिति में क्या होगा बेटा कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या बोला है? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दूर हट जाएगी। क्या बात है, बढ़िया, एक नंबर। ये होता है यहाँ पर फिनिश। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि छोटा सा क्वेश्चन था, किसी प्रकाश किरण का आपको पथ दर्शाना था, जिसके लिए दोनों कंडीशन यहाँ पर दी थी। मैंने दोनों को यहाँ पर पथ बता दिया है, साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रा में यहाँ इसकी थ्योरी भी बता दी। थोड़ा सा ध्यान रहे ना। ओके, चलिए आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। कैसे लग रहे हैं? सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं? तो भैया वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। इसे ज़रूर से ज़रूर हमें लाइक शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की यहाँ पर हमें डेफिनेशन देनी है। सो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोले तो मैम किसकी बात चल रही है?
देखो भैया, ये है हमारा कौन सा दर्पण बेटा? अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है हमारा? सो ये है हमारा अवतल दर्पण। मैम ने आपको क्या क्या बताया था कि इससे निकलता है ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, और हमने क्या देखा, यहाँ पर ये 3 पॉइंट हमें मिले हैं, वो क्या है? तो ये है हमारा क्या? कर्वेचर यानी कि हमारा वक्रता केंद्र, ये होता है फोकस और ये होता है पोल। इसी की बात चल रही है ये मुख्य फोकस की। तो भैया अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो सुनो बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष ये है जो एक मैंने पिंक कलर की लाइन यहाँ पर खींची है, जो कि एक सीधी लाइन है, काल्पनिक होती है ये। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस से होकर गुजरती है। सो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से होकर गई, है ना। परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ये रहा ध्रुव, ये रहा वक्रता केंद्र, इनके बीच पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी बिंदु को हम उस अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? तो इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, जो कि प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने जान लिया भैया, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या होगी। चलिए भाई, नाउ आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। मुझे उम्मीद है पूरी कि सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब हम यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसमें खुद में 2 क्वेश्चन है। सुनो क्या बोल रहा है, एक अवतल दर्पण से बिंब यानी कि वस्तु भैया बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो सुनो, हमसे कह रहे हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, हम एक काम करेंगे, अवतल दर्पण बना ही देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो वो दर्पण से कहाँ पर है? बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। यही तो लिखा है ना, बहुत अधिक दूरी पर है। यहाँ पर हमारा C होता है, इसके आसपास नहीं बोला है, सीधे बोल रहे हैं कि दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर है। मतलब मैं मान सकती हूँ कि वस्तु हमारी कहाँ पर होगी बेटा? फिर अनंत पर होगी, इन्फिनिटी पर। क्योंकि भाई देखो, ऐसे मन से कुछ चीजें नहीं होती हैं, ये चीजें दर्पण में, लेंस में, दोनों में पहले से ही फिक्स है कि वस्तु किन किन जगह पर रखकर कैसे कैसे इमेजेस बन सकती हैं। ओके, तो एक अवतल दर्पण से बिंब यानी वस्तु जो है भैया वो दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो याद करो, मैम ने आपको पढ़ाया है कि भैया अगर वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना भैया, वो किस पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। किस पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनता है बेटा? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है भैया? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा बेटा, बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का ये बनेगा। क्लियर? अत्यधिक छोटा लिख दूं, समझ जाना, बिंदु आकार का। देखो वस्तु कितनी बड़ी है और उसका जो प्रतिबिंब है वो कितना छोटा बिंदु आकार का है। ठीक है, हालांकि इनने हमें किरण आरेख करके नहीं पूछा है, लेकिन मेरे को आपको चीजें याद दिलानी थी, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपके लिए लिखा है। तो सुनो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आप अपने चेहरे की आवर्धित प्रतिबिंब यानी कि बड़ा प्रतिबिंब, समझ रहे हो, आवर्धित बोले तो भैया बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार के दर्पण उपयोग में लेंगे तथा आप अपने चेहरे को फिर कहां पर रखेंगे? तो सुनो, ऑब्वियसली अगर हम अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब चाहते हैं तो इस कंडीशन की बात चल रही है कि आप किस प्रकार के, पहली बात तो दर्पण का यूज करोगे और फिर आप अपने चेहरे को कहां पर रखोगे, ताकि आप जो अपनी इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कैसा पा सको? आवर्धित यानी बड़ा। तो सुनो, पहली कंडीशन में तो एक अवतल दर्पण में जो हमसे पूछा था, आंसर मैंने बता दिया भैया, ये फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज है बेटा वो दर्पण के कहां पर? फोकस बिंदु पर बनेगी। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद अगली कहानी, यदि आप अपने चेहरे की आवर्धित प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो फिर हमसे बोल रहे हैं कि किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लेंगे कि आप अपने चेहरे को कहाँ रखें। तो सुनो, पहली बात तो वो अवतल दर्पण होगा, फर्स्ट पॉइंट है ना, और चेहरा दर्पण के ध्रुव यानी कि जो पोल है वहां और फोकस के बीच में स्थित होना चाहिए।
कहाँ पर होना चाहिए? तो सुनो, जो इमेज के लिए हमें कहाँ रखना होगा? तो अवतल दर्पण होगा, जहां पर हमने देखा कि भैया दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच ये स्थित होना चाहिए। तो ये रहा हमारा दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल, और ये रहा फोकस। इन दोनों के बीच यहाँ पर अगर हमने वस्तु रखी है तो इसके कारण प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो यदि आप अपने चेहरे का आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? तो भैया हम तो अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, और वस्तु को कहाँ पर रख दे रहे हैं? तो हम रख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पर फिनिश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नामांकित चित्र बनाकर प्रदर्शित करो कि किस प्रकार एक छोटे बिंब के प्रतिबिंब का बड़ा प्रारूप पर्दे पर बनाया जा सकता है। प्रतिबिंब की कोई 2 विशेषताएं भी यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पर एक नामांकित चित्र बनाकर बताना होगा कि किस प्रकार एक छोटे बिंब के प्रतिबिंब का बड़ा प्रारूप पर्दे पर बनाया जा सकता है। छोटे बिंब की बात चल रही है, यानी कि वो वस्तु कैसी होगी भैया? छोटी होगी, ठीक है ना। और इसका बड़ा प्रारूप हमें पर्दे पर बनाना है, तो प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं यहाँ पर बताओ। तो सुनो, पहली बात तो ये 2 विशेषताएं आपके सामने हैं जो अभी आपको समझ ही नहीं आएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हमें रटना पड़ेंगी क्या? नहीं रटनी पड़ेगी, आप तब बता पाओगे जब आपको प्रतिबिंब बनाना आता होगा, तब जाके तो उसकी विशेषताएं बता पाओगे। समझ रहे हो? तो सुनो, इनने सिंपली बोल दिया है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बोल रहे हैं? आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। तो सुनो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ अवतल दर्पण। थोड़ा सा यहाँ बना दूँ? ठीक है, इसके लिए मैंने बनाया ही क्या यहाँ पर? अवतल दर्पण, जिसे मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ? पॉलिश कर रही हूँ। ओके ओके ओके। अब कंडीशन आपके सामने ये है, पहले तो हम इसे पूरा बना लें, अपना मेन चीज़ें लिख दें। ठीक है, हमने ये भी बना लिया बेटा। आपको यहाँ वक्रता केंद्र भी बनाना होगा, फोकस भी बनाना होगा, पोल भी बनाना होगा, सी भी हो गया है ना, और एफ भी हो गया, और क्या हो गया? पी भी हो गया। ठीक है, आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ क्वेश्चन में ही देके रखी है कि बिंब कैसा है? छोटा है, लेकिन जो इमेज बननी होगी ना वो कैसे बनेगी? प्रतिबिंब होना चाहिए बड़ा। अब आप सोच के देखो कि ये कब संभव है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब हमने वस्तु को इन्फिनिटी अनंत पर रखा तो इसने बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाया, है ना। तो अब हम कहाँ पर रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा हो? तो सुनो, इसे मैं कहाँ रखूंगी? इन दोनों के बीच रखती हूँ। ठीक है, इन दोनों के मैं बीचों बीच इसको रखती हूँ। अब क्या होगा? तो हमने देखा प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी। समझे कि नहीं भैया? हमने क्या देखा? प्रकाश की किरण ऐसे आई, फोकस से होकर ऐसे गुजर गई। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये ऐसे होकर गुजर गई। अब हमने क्या देखा? थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ गया है, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन रहा है? कुछ यहाँ पर बन रहा है। यानी हमने जाना कि अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसा बनेगा? उल्टा मिलेगा। ठीक है, अब वो 2 विशेषताएं पूछी थी तो बता दो। पहले में प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक है, उल्टा है। हाँ जी भाई, इसने रियल इमेज ही तो दी है। कैसी इमेज दी है? कैसा प्रतिबिंब है ये? रियल ही तो है भाई। और कैसा है? इन्वर्टेड, उल्टा, क्योंकि मुख्य अक्ष के कहाँ है? नीचे है। और कैसा है प्रतिबिंब? आवर्धित यानी कि बड़ा है। वस्तु छोटी, प्रतिबिंब उसका क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। सुनो क्या बोल रही है क्वेश्चन नंबर 10। चलो इसे हम देखते हैं। कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने भैया 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब 4 अभिलक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? 4 अभिलक्षण बताने हैं। चीजें क्या क्या देके रखिए। पहली बात तो दर्पण कैसा है भैया? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में 2 ही तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, और मैं आपको बता दूं, और वो दोनों ही तरीके में प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? आभासी, वर्चुअल बनेंगे। और कैसे बनेगा बेटा? सीधा बनेगा। और कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा बनता है।
कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये है इसके मेन पॉइंट्स जो आपको वर्बली याद होने चाहिए, दिमाग में फिक्स होने चाहिए। तो हमने देखा भाई कि कोई बिंब जैसे कि वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें यहाँ पर देके रखी है 15 सेंटीमीटर, और बिंब उस फोकस दूरी से कितना दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक उसका डबल। ओके, आप कह रहे हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब चार, इससे दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके 4 अभिलक्षण को लिखिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के अभिलक्षण क्या है भाई, छोटा बनेगा, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, सबसे लास्ट में सुनो, प्रतिबिंब की स्थिति पोल तथा फोकस के बीच अर्थात दर्पण के कहां पर होगी, पीछे साइड होगी। कहां पर बनेगा प्रस्तुत का प्रतिबिंब, तो सुनो सुनो सुनो, कहां पर हमने देखा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो भैया पोल और फोकस के बीच में, हम क्या बोल देंगे, पोल और फोकस के बीच अर्थात दर्पण के कहां पर होगी, पीछे होगी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो अगर हम इसकी कहानी जाने तो भैया ये है क्या, हमारा उत्तल दर्पण, ऐसे ही तो बनता है उत्तल दर्पण। ठीक है भैया, हमने ये बना दिया हमारा उत्तल दर्पण, और यहाँ से हमारा निकल रहा है ये मुख्य अक्ष, और हमने क्या जाना कि ये क्या है हमारा, कहाँ गया व्हाइट पेन, ये रहा। ठीक है, सो ये है हमारा क्या, P, ये होगा हमारा F, और ये हमारा होगा C। उनने बोला है फोकस दूरी यहाँ कितनी देकर रखी है, सो भैया 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर वस्तु की बात करें तो वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर जो है, अच्छा वस्तु का जो वस्तु कहाँ पर रखी है, सो कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है भैया, इसके सामने 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण बताने, तो सुनो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फिर इस कंडीशन में, इस स्थिति में, तो इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच ये बनेगा। ठीक है ना, किसके बीच बनेगा, तो सुनो उल्टा बोल दिया, कहाँ बनेगा, इधर देखो, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच बनेगा, यानी कि पोल और फोकस के बिल्कुल सेंटर में ये बनेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी कहानी जो हमने जानी। वक्रता केंद्र को यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच ये कहानी होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो जानते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहे हैं कि प्रकाश किरण दिए गए चित्र के अनुसार अपवर्तित तो होती है। भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका प्रकाश किरण, लाइट रेस का रिफ्रैक्शन हमने देखा ऐसी आई और अभिलंब से भाग गई। ए व बी में कौन सा माध्यम, ये हमारा ए मीडियम है, ये हमारा बी मीडियम है, कौन सा माध्यम प्रकाशिक रूप से सघन है ना। और अपने उत्तर की यहाँ पुष्टि कीजिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपको उस आधार पे आंसर देना है, भैया ये कौन सा माध्यम होगा और ये कौन सा माध्यम होगा जब ये इससे दूर। वैसे तो देखो ये आई ऐसे है तो जानी भी ऐसी चाहिए, लेकिन ये तो इससे भी दूर हट गई, जिससे हमें ये पता चला कि भैया ये वाला माध्यम कैसा है बेटा, सघन है, और ये वाला माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम होगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, वायु, कांच तथा पानी के अपवर्तनांकों को घटते क्रम में यहाँ पर अरेंज करना है। घटते क्रम में मतलब तो इनके अपवर्तनांक के आधार पर इन्हें घटते क्रम में बताना है। ओके, तो सुनो, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अपवर्तित किरण बोले तो देखो ये ऊपर वाली कौन सी किरण होगी बेटा, तो ये होगी बेटा आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। और ये वाली कौन सी किरण होगी, तो ये है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में आंसर में क्या बोला है कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है, अतः माध्यम ए प्रकाशिक रूप से माध्यम बी से कैसा है, सघन है। ठीक है, घटते क्रम में हमें ये बताना था इनके अपवर्तनांक को, वायु, कांच और पानी। तो ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, कांच का, फिर इससे कम किसका है, पानी का, और सबसे कम किसका है, वायु का, जो आपको जनरली 1 भी मिल सकता है। बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपको जनरली 1 भी मिल सकता है। तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, चलिए भैया
अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, सब आपको समझ में आ गए होंगे। जो ना समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। एक फोकस दूरी f का, अच्छा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मतलब कमेंट सेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये वीडियो तो आपको मिल चुकी होगी। एक फोकस दूरी f का अवतल दर्पण अपने सामने रखे बिंब का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बना सकता है। बिल्कुल सही बोला है, सीधा और उल्टा बना सकता है। उपरोक्त कथन की प्रत्येक स्थिति में दर्पण के लिए क्या करिए, पुष्टि करिए। तो सुनो, जब कोई बिंब दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखा हो, भैया किसके बीच में हो, फोकस और पोल के बीच में हो, ये कंडीशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के बताई है ऑलरेडी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, घुमा फिरा के जो बोला है। तो जब कोई बिंब दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखा होता है तो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा भैया, आभासी, आवर्धित और कैसा होगा, सीधा। यदि बिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, आवर्धित होता है और फिर कैसा होता है, उल्टा। तो हमने दोनों कंडीशन जान ली कि एक फोकस दूरी f का अवतल दर्पण अपने सामने बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाए, तो हमें इसको लेकर बताना था और इसी के साथ मैंने इसे और अच्छे समझाने के लिए इसका भी आपके लिए सहारा लिया है, ठीक है। अगर हम जानना चाहते हैं कि सीधा, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, तो हमने ये कहानी जानी कि ये कब बनेगा, जब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे भैया, हम फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे तो बना हुआ प्रतिबिंब आभासी होगा, कैसा होगा, आवर्धित होगा और कैसा होगा भैया, सीधा होगा, ठीक है। और यदि बिंब जो है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, आवर्धित होगा और कैसा होगा भैया, उल्टा होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो भैया अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि अवतल दर्पण की पूरी कहानी तो हमने यहाँ पर जान ली, प्रतिबिंब सीधा उल्टा सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, बड़ा आवर्धित। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से इसे हम देखते हैं और फिर इसका आंसर हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है कि भैया एक उत्तल लेंस के सामने एक बिंब 2f1 पर स्थित है, तो बताइए कि उसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये इमेज, ये डायग्राम देकर रखी है जो हमारी यहाँ पर क्या करने वाला है, हेल्प कैसे करने वाला है। तो सुनो, ये है हमारे सामने कौन सा लेंस, ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से ही बना होता है, जो बीच से मोटा और किनारों से कैसा होता है, पतला होता है। हमसे क्या बोला है कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, सो भैया ध्यान से देखेंगे, ये 2f1 पर इधर पे रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब हमने क्या देखा है, सो एक उत्तल लेंस के सामने एक बिंब 2f1 पर स्थित है, तो बताइए कि इसकी स्थिति क्या होगी। तो हमने देखा कि भैया इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये यहाँ से ऐसे चली गई, फिर ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होकर गई और ऐसे गुजर गई, फिर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2f2 पर बन गया है। तो हमने देखा कि अगर वस्तु कहाँ पर रखते हैं, 2f1 पर रखते हैं उत्तल लेंस में, सो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, समान आकार का बन रहा है, आप देख सकते हो आकार में कोई चेंज नहीं है। इन दोनों के बारे में बात करें तो ये दोनों समान आकार की ही हैं। इसी के साथ साथ मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इस साइड है, यानी कैसे होंगे, उल्टे। तो हमने क्या देखा, सारी स्थिति भैया जब बिंब यानी कि वस्तु कहाँ पर होगी, 2f1 पर होगी, तो हमसे बोली है कि इसकी स्थिति क्या होगी, तो हमने बता दिया कि भैया प्रतिबिंब जो है वो 2f2 पर बनता है, ठीक है, हमने जान लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आकार क्या होगा, सो इसका आकार बिंब यानी वस्तु के आकार के बराबर ही होगा और आकृति कैसी होगी, तो भैया ध्यान से सुनो, ये वास्तविक होगी और कैसा होगा, उल्टा होगा, रियल है और कैसा है भैया, इन्वर्टेड है। तो हमने इसकी स्थिति, आकार, प्रतिबिंब की आकृति सबके बारे में जान लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर होता है फिनिश, जहां हमने इन तीनों की कहानी अच्छे से डिस्कस कर ली है। तो रियल, इन्वर्टेड सब कुछ हमने जान लिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने। सो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भैया प्रकाश के अपवर्तन
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के डेली बेसिस पर जो अनुप्रयोग है उनको लिखने को कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग लिखिए, तो ठीक है लिख देते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग निम्न है। जैसे हम क्या क्या बता सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है डेली बेसिस पे। कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे पानी में डूबा हुआ कोई सिक्का हो गया, पत्थर ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, या तो पानी में डूबा हुआ सिक्का या फिर पत्थर का थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, है ना। तो सिक्का भी ले सकते हैं या पत्थर कुछ भी ले सकते हैं। पानी में डूबे लकड़ी थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है, चाहे लकड़ी बोल दो, पेंसिल बोल दो, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है। तारों का टिमटिमाना, ये सब किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हमें बहुत सारी चीजों के बारे में तो बताता ही है। प्रकाश का अपवर्तन हमें बताता है जब भी कोई प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, सो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अभी हमने इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन देखे, विरल सघन, सारी कहानी हमें ऑलरेडी पता है। तो उसी के बेस पर अगर हम देखें और कभी एग्जाम में पूछ लें कि डेली बेसिस पर यूज होने वाले उन रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल दे दीजिए, तो हम बिल्कुल दे सकते हैं। हम बता सकते हैं पानी में डूबा या तो सिक्का या पत्थर, भैया थोड़ा सा ऊपर, पानी से थोड़ा सा जो है वो जिस स्थान पे होना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। पानी में डूबे हुई कोई लकड़ी है तो वो हमें थोड़ी सी कैसी, टेढ़ी सी दिखाई देती है। और तारों का टिमटिमाना भी किसका एग्जाम्पल होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे लेंस से रिलेटेड ये एक और क्वेश्चन है। सो लेंस के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध यहाँ पर हमें बताना है। तो लेंस के लिए हमें बताना है कि भैया यू, वी और एफ में क्या रिलेशन, क्या संबंध होता है। देखो सेम फॉर्मूले तो नहीं मिलेंगे आपको, लेंस और मिरर के फॉर्मूले में साइन को लेकर तो डिफरेंस होता ही है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब हम लेंस के लिए यू, वी तथा एफ के सूत्र के संबंध का सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या होगा, 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया ना। तो हमने क्या देखा कि भैया इन तीनों का संबंध क्या है। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u है। हमने देखा भैया u यहाँ पर क्या है, सो ये प्रकाशिक केंद्र यानी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना उससे वस्तु की दूरी हो जाएगी। v यहाँ पर क्या है, सो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। और वहीं स्मॉल एफ की बात करूंगी, सो ये क्या हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर हो जाएगी। सो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 15 का ये था करेक्ट आंसर, यू, वी, एफ का। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमारे यहाँ पर देखो लघु त्री फिनिश होते हैं। लघु त्री में बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, जितना भी लिखना होता है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 ये रहे आपके सामने। 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, सारे क्वेश्चन को यहाँ समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र एक मोमबत्ती के लौ का प्रतिबिंब विद्यालय की प्रयोगशाला दीवार पर लेंस की सहायता से बनाना चाहता है। ठीक है भैया, एक छात्र है जो एक मोमबत्ती के जो लौ होती है, ये रही मान लेते हैं मोमबत्ती, और ये उसकी क्या है, लौ है। सो उसका प्रतिबिंब विद्यालय की प्रयोगशाला दीवार पर लेंस की सहायता से बनाना चाहता है। किसकी सहायता से, लेंस की सहायता से। ओके अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं जहां पर हमने सेकंड क्वेश्चन में भी दो चीजें अलग से पूछी हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इससे रिलेटेड हमें क्या कह रहा है कि भैया उसको किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि अगर हम इस कंडीशन की बात करें कि भैया वो मोमबत्ती के लौ का प्रतिबिंब बनाना चाह रहा है प्रयोगशाला दीवार पर लेंस की सहायता से, सो उसको किस प्रकार के लेंस का यूज करना चाहिए। तो या तो उत्तल का करेगा या तो अवतल का, लेकिन यहाँ पे किसका यूज करना चाहिए वो हमें बताना है। सेकेंड क्वेश्चन, उसकी मोमबत्ती के लौ को कैसे, लेंस की फोकस दूरी एफ के पदों में किस दूरी पर रखना चाहिए जिससे प्रतिबिंब कैसा बने भैया, आवर्धित, यानी कि कैसा बनेगा, बड़ा। और दूसरा कह रहे हैं दीवार पर इसके धुंधला प्रतिबिंब भी बने। तो ठीक है भैया ये भी हम बता देंगे। और प्रत्येक स्थिति को किरण चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हम ये दोनों ही स्थिति को क्या करना होगा, एक आरेख के माध्यम से समझना होगा। तो हो जाइए तैयार, 1 बाय 1 करके सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। तो सुनो,
पहली चीज तो उसको उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, यानी कि रियल होता है। तो ये हमें एक चीज पता चल गई कि हमने क्या देखा कि पहली बात तो उसको कैसे पता, कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, उत्तल लेंस यूज करना चाहिए। लेकिन एक चीज और, इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन साथ साथ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आभासी भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे मोमबत्ती की लौ को कहाँ रखना होगा, तो F1 और 2F1 के बीच में रखना होगा। और वहीं अगर धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो मोमबत्ती की लौ को कहाँ रखना होगा, वक्रता त्रिज्या 2F1 से बिल्कुल क्या रखना होगा भैया, परे रखना होगा। 2F1 के भी कहाँ रखना होगा, परे रखना होगा। यहाँ पर बोला है कि आवर्धित प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख, जो मैं अभी बनाकर बताऊंगी, और धुंधले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख ये भी मैं आपको बनाकर बताऊंगी। लेकिन क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो हमसे जो जो चीजें बोली थी कि उसको किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए और क्यों, तो हमने देख लिया कि उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, उत्तल लेंस ही करना चाहिए, और हमने इन सब के बारे में जान लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि अगर हमें आवर्धित प्रतिबिंब चाहिए, यानी कि बेटा कैसा चाहिए, बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सुनो हम क्या करने वाले हैं। तो हमने ये लिया है हमारा बेटा क्या, उत्तल लेंस। ओहो ये अलग है ना, ये हमने क्या लिया है भैया, उत्तल लेंस लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने के लिए मैं आपको पहले तो सारी चीजें बता देती हूँ। तो हमने देखा ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, सुनो सुनो सुनो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, फिर ये हमारा क्या होगा, सो F1 F2 2F1 2F2, तो ये हमारा 2F1, ये हमारा F1, ये तो O है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा भैया F2, और ये हमारा क्या होगा 2F2। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। सो आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे मोमबत्ती की लौ को 2F1 और F1 के बीच में रखना होगा, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वस्तु हमने कहाँ रख दी है, इन दोनों के बीच में रख दी है, ठीक है। अच्छा क्या लगता है, जब इन दोनों के बीच में हम इसे रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त तो होगा क्या? हाँ, तो हमने देखा कि चलो ठीक है हम ऐसा करके देख लेते हैं। अच्छा अभी हम इसको बनाएंगे, पर इसे भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन, एक काम करते हैं ना, इस पूरे को ही उठा लेते हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करना, अलग से सेम ही तो है। तो इसे मैंने किया कॉपी और मैंने इसे किया यहाँ पर पेस्ट, बस एक ही तो डिफरेंस है, इसको यहाँ से हटाना है, ये लो हटा दिया। अच्छा तो अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, सो धुंधला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए मोमबत्ती की जो लौ है उसे वक्रता त्रिज्या हमारा जो 2F1 है ना उससे भी परे रखना होगा। सो 2F1 के भी हम इसे क्या कर देंगे भैया, परे कर देंगे, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे कहाँ रख देते हैं, सो हम इसे 2F1 के भी कहाँ रख देते हैं भैया, तो भैया हमने वस्तु यहाँ पर रख दी है। चलो देखो होता ये है, पहले हम इस कंडीशन को जानेंगे कि आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, और फिर हम इस कंडीशन को जानेंगे कि भैया हमारे धुंधला प्रतिबिंब कब बनेगा। हमने देखा प्रकाश की किरण इससे ऐसे आई और ये किससे, तो फोकस से होकर ऐसे गुजर गई, ठीक है, और फिर ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर गई है। तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसे दिखेगा बेटा, सो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम इस कहानी की तरफ। भैया प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और फोकस से गुजर जाएगी और ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे। रुको भाई, वस्तु ज्यादा दूर रखा गई एक तो हमसे, इसको थोड़ा पास करो पहले तो, है ना, इतना भी दूर नहीं करना था। हाँ परे रखने को बोला, बिल्कुल ही परे कर दिया हमने उसको। चलो ये रहा हमारा वो पतला सा डंडी जैसा ऑब्जेक्ट, है ना, हालांकि मोमबत्ती के लौ को बोला था वो भी रख सकते थे। तो हमने क्या देखा कि भैया प्रकाश की किरण क्या कर रही है, सो प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आएगी और ये हमारे फोकस से इस प्रकार से गुजर जाएगी। कैसे, तो ऐसे गुजर जाएगी। फिर ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे जाएगी, ये हमारे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे होते हुए जाएगी। सो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो बस ये थी इसकी कहानी, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा से ऊपर से गया है, क्योंकि एग्जैक्ट इसके नीचे से मैं निकाल रही थी तो हाथ ऐसे ऐसे इसमें हो रहा था,
तो हमने जान लिया कि यहाँ पर तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा है और इस कंडीशन में वस्तु अगर 2f1 के परे होगी तो वो हमें धुंधला प्रतिबिंब यहाँ पर देगी, इन दोनों के बीच में ये बनेगा, ठीक है। और हम चाहें तो इसे और ऐसे बना सकते हैं आप सबके लिए, जैसे हमने अगर इसे यहाँ से लेके गए तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट पर मिलेंगे, सो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। ओके, दैट्स इट भाई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे, ये इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। जल्दी से इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहे हैं तो सुनो ध्यान से। ओके भैया, नीचे दिए गए आरेख को पूरा करने को कह रहे हैं जिसमें एक बिंब का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस से अपवर्तन के पश्चात बनता हुआ दिखाया गया है। सो ये एक्चुअली में वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। हमसे कह रहे हैं कि उपरोक्त सूचना के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बिंब ए बी की स्थिति क्या होगी। अभी तो हमने ये बनाया है, हाँ थोड़ा सा हमारा खिसक गया क्योंकि हमने हाथ से बनाया है, लेकिन इसमें हम उसका ओरिजिनल देख सकेंगे। प्रतिबिंब के आकार की तुलना में बिंब का आकार कैसा होगा, तो चलो जान लेते हैं। तो हम इसे पूरा कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा कि भैया अगर इन दोनों के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम क्या करेंगे, वस्तु हमारे 2f1 के परे रख देते हैं। देखो इनने बड़ा रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो वस्तु अगर यहाँ पर इस 2f1 के परे होगी तो भैया लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी और ये प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से ऐसी होती हुई जाएगी। सो वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों के बीचों बीच कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमने अपनी छोटी इमेज ली थी ना, वो ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। हमें ये देखकर रखा था, ऑब्जेक्ट की कहानी बतानी थी, बता दी। बिंब ए बी की स्थिति क्या होगी, तो बिंब ए बी की स्थिति जो होगी भैया 2f1 के परे होगी, तब जाकर वो इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। क्लियर ना। प्रतिबिंब के आकार की तुलना में बिंब का आकार कैसा होगा, तो सुनो भैया, प्रतिबिंब के आकार की तुलना में बिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर। प्रतिबिंब के आकार की तुलना में बिंब का आकार कैसा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली इमेज भी जो अभी अपन ने हाथ से बनाई है ना, उसमें भी इसी प्रकार से आप प्रतिबिंब बना सकते हो एज इट इज। वो हमने हाथ से बनाया है इसीलिए थोड़ा सा अलग चला गया, पर यस दो उसमें भी हमारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा तो बना ही था। क्यों छोटा बना था, क्योंकि वस्तु यहाँ बड़ी है और प्रतिबिंब का जो इमेज है, प्रतिबिंब है या इमेज, वो हमेशा छोटा बनेगा। ध्यान रखना कंडीशन क्या होगी, इसके परे होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे इसका साइज नहीं, इसका पूछा है तो हमने बता दिया बिंब का आकार, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से कैसा होगा, बड़ा होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या। चलिए भैया अगली कहानी की तरफ आते हैं। तो अगली कहानी ये रही है हमारी क्वेश्चन नंबर 18 की, कि किसी पेंसिल को जब जल से भरे ग्लास में डुबोया जाता है तो वह वायु तथा जल के अंतर पृष्ठ पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हाँ जी, ये बिल्कुल होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बेटा, ध्यान रखना कि हाँ ये बिल्कुल होता है। यदि इस पेंसिल को जल के स्थान पर कैरोसिन अथवा तारपीन के तेल में डुबोएंगे तो क्या ये इसमें भी इतनी ही मुड़ी हुई प्रतीत होगी। अपने उत्तर की व्याख्या आपको आरेख के साथ करनी है, तो ठीक है हम आरेख के साथ कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेंसिल को मुड़ा हुआ यहाँ पर बता सकते हैं। तो सुनो, होता क्या है, हमने देखा जब हम किसी शीशे के ग्लास में आधा पानी, अभी यहाँ बना नहीं, मैं बनाऊंगी, डोंट वरी। तो जब हम किसी शीशे के ग्लास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं, यानी कि थोड़ा सा डुबोते हैं, तो वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये तो हमने जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट ही किया था ना बेटा, तब ही जान ली थी ये चीज। जानी थी कि नहीं, मैम ने आपको क्या बताया था, जैसे मान लेते हैं कि भैया ये हमारा क्या है, यहाँ पर ग्लास है, ठीक है, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, पानी। हमने क्या देखा, यहाँ पर जो पेंसिल है वो इसमें क्या है भैया, मुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने देखा ये हमारा मान लेते हैं क्या है, ग्लास है। रुको रुको रुको, ये हमने क्या देखा, क्या है भैया, ग्लास है। ओके चलो, अब हमने क्या देखा कि ये हमारी पेंसिल जो है यहाँ से ऐसी आई है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसी आई है
लेकिन वो थोड़ी सी क्या है, मुड़ी हुई हमको मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या होता है, तो हमें पता है कि भैया ये नॉर्मल यानी कि क्या है, इनके बीच में अभिलंब है। ऊपर कौन सा माध्यम है बेटा, विरल माध्यम है, और नीचे कौन सा माध्यम है बेटा, सघन माध्यम है कि नहीं है। और प्रकाश की किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या करती है भैया, जानी तो ऐसे सीधे चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा कब होता है, जब लाइट रेस प्रकाश की किरण विरल से किस में जाती है, सघन। वहीं देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये इधर हमें मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि अगर हम बोले प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है ना। हालांकि वो अभी हमें नहीं जानना है, हमने केवल ये देखा कि हमारी जो प्रकाश की किरण है विरल से सघन में जाने पर, जो मान लो कि ये पेंसिल है वो रेड कलर की, वो थोड़ी सी हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो जब हम किसी शीशे के ग्लास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं तो ये हमें मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जी हाँ। और विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, बिल्कुल सही कहा है। मिट्टी के तेल और टारपीन के तेल का अपवर्तनांक पानी की तुलना में अधिक होता है। ध्यान से सुनेंगे भाई, हर एक चीज का अपवर्तनांक कैसा होता है, अलग अलग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। याद करो मैंने आपको प्रॉपर एक पूरा टेबल बताया था, पूरी चार्ट बताई थी, है ना। तो मिट्टी के तेल और भाई टारपीन के तेल का जो अपवर्तनांक है वो पानी की तुलना में कैसा है, ज्यादा है। इस कारण मिट्टी के तेल या टारपीन के तेल की तुलना में पेंसिल जो है वो पानी में अधिक मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनका अपवर्तनांक कैसा है, ज्यादा है। और पानी का इतना नहीं होता है, तभी वो कैसी पानी में जो पेंसिल होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो तुलना में पेंसिल जो है वो पानी अधिक मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, पानी में अधिक मुड़ी हुई दिखाई देती है। और इसीलिए पानी की जगह मिट्टी के तेल या टारपीन जैसे तरल पदार्थों का इस्तेमाल करने पर पेंसिल उतनी झुकी हुई हमें दिखाई नहीं देगी। क्लियर। तो ये थी कहानी जो हमने जानी है, डायग्राम भी मैंने आपको बनाकर बता दिया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के चाल से किस प्रकार से रिलेटेड है, संबंधित है। किसी एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल से किस प्रकार से रिलेटेड है, इसे व्यंजक द्वारा व्यक्त कीजिए। तो सुनो, यहाँ पे थोड़ा आंसर है, थोड़ा सा आगे मिलेगा, सब मैं आपको बताऊंगी, पर सुनो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलन ही माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही कहा है। ये जो होता है ना, उस माध्यम के कारण उस माध्यम में प्रकाश की चाल, लाइट की चाल क्या है उस पर मैटर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश के चालों का ही क्या होता है, अनुपात होता है, यानी कि रेशो होता है। समझे कि नहीं। अब वो प्रकाश की चाल माध्यमों में होती है, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी के आगे देखो, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष होता है और एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, हमने बता दिया कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल से किस प्रकार से संबंधित है। तो हमने जान लिया किसी एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है, व्यंजकों द्वारा बताना था, तो हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कैसा लग रही है वीडियो, समझ में तो आ रही है ना, सारे डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं ना, मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना अगर आपको छोटू सा भी कोई डाउट रहता है तो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहता है। अब आपको बताना है दूरी की परस बताओ जहां बिंब को रखा जा सकता है और उत्तर की पुष्टि करो। क्या प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा होगा, ठीक है भैया, जान लेंगे। और इस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किरण आरेख खींचिए, ठीक है, मैं आपको ये ड्रॉ करके बनाना बता देती हूँ। पर पहले हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। तो रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, तो हमने देखा भैया दर्पण हमारा कैसा बोल रहे हैं, अवतल, ठीक है भाई। मैम ने बात मानी और मैम ने बना दिया अवतल दर्पण।
कुछ इस प्रकार से और ये यहाँ पर ऐसा गया। ओके, अब हमने क्या देखा, ये हमारा क्या होगा CF और क्या होगा P। ठीक है, CF और क्या होगा बेटा P होगा। दूरी की परास बताओ जहां बिंब को रखा जाता है और अपने उत्तर की पुष्टि करो। तो रोहित 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, तो भैया इसकी फोकस दूरी हमें यहाँ कितनी देकर रखी है, ये देकर रखी है भैया 40 सेंटीमीटर। तो हमें दूरी की परास बतानी है जहां बिंब को रखा जा सकता है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। एक चीज और, अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब वो बनाना चाहता है। सोच के देखो, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता होगा। हमने तो अवतल दर्पण की 6 कंडीशन जानी है, जहां हमने देखा है 5 में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, सो वो बनेगा वास्तविक यानी कि रियल, और भैया 1 में कैसा बनेगा वर्चुअल यानी कि आभासी। इन सब में बनता है उल्टा, है ना, इन सब में कैसा बनेगा बेटा इन्वर्टेड उल्टा, और वर्चुअल आभासी में कैसा बनता है इरेक्ट यानी कि सीधा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हमें समझ में आ गया, ये वही एक स्थिति की बात कर रहे हैं जहां पर वस्तु हमें ऐसी जगह रखनी है जो सीधा प्रतिबिंब दे, तभी तो हम अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बना पाएंगे, जहां फोकस दूरी हमें ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर देकर रखी है। तो सुनो, हम क्या करेंगे, अब वस्तु को ऐसी जगह पर रख देते हैं ना, तो हमने वस्तु को कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में, तभी हम वस्तु का सीधा और प्रतिबिंब बना सकेंगे। और ये सीधा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम इन दोनों को इसके बीच में रखना होगा। ओके, सो हमने क्या किया भैया, लाइट रेस प्रकाश की किरण ऐसे गई, फोकस से गुजर गई और ये इससे ऐसे टकराई और इससे ऐसे चली गई। अब हमने क्या देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कहाँ पर, दर्पण के साइड। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। सो दूरी की परास बताओ जहां बिंब को रखा जा सकता है और उत्तर की पुष्टि करो। तो सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को ध्रुव तथा फोकस के मध्य में, तो ये रहा ध्रुव, ये रहा फोकस, इनके बीच में रखना होगा, अर्थात 0 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच, इनमें से कहीं पर रखना होगा बीच में। हमने बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। अब हमसे क्या कह रहे थे, क्या प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो सुनो, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा अर्थात प्रतिबिंब का आकार बिंब से कैसा होगा, बड़ा होगा। आवर्धित बोले तो बड़ा, आवर्धित का मतलब ही क्या होता है भैया, सो इसका मतलब ही होता है बड़ा। सो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा बना है, सीधा बना है। और इस स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किरण आरेख बोला था, ये रहा आपके सामने किरण आरेख। दैट्स इट, तीनों चीजें यहाँ पर डन होती हैं, सारी चीजें हमने जान ली और भैया ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर फिनिश। सो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, पूरे 20 क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। YT पर आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारे जो सेशंस हैं भैया वो अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ये है मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स और साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको यहाँ मिलेगी। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपके MIQs होते हैं फिनिश। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।